और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। एनडीए में भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में गई है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जेडीयू आज तक इस सीट पर खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि बीजेपी 4 बार इस सीट पर जीत का परचम लहरा चुकी है। विपरीत चुनावी नतीजों के बाद भी भागलपुर सीट पर जेडीयू की जीत आसान क्यों नजर आ रही है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। बीजेपी के हक वाली भागलपुर सीट गठबंधन की भेंट चढ़ गई। इस सीट को लेकर बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख तक संगठन के निर्देश पर चुनावी तैयारी में जुटे थे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के भीतर बेहद जोश था, लेकिन जैसे ही भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में जाने का ऐलान हुआ, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। चूंकि ये चीज समझौता में चला गया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज मर्माहित है, मायूस है। ये बात सही है, इसको सच को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। चूंकि हमारा तैयार था, बूथ लेवल से नीचे पन्ना प्रमुख तक हमने तैयारी कर ली थी। आज कहीं न कहीं भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं मर्माहित हैं, मुरझाए हुए। हालांकि बीजेपी ने भागलपुर सीट जेडीयू को देकर न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को चौंकाया है, बल्कि विपक्ष भी बीजेपी के इस फैसले से हैरान है और कांग्रेस इसे बीजेपी की हताशा के तौर पर देख रही है। आज भागलपुर में 1989 दंगा के बाद, जिससे पूरे देश में 2 सीट लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, और यही भागलपुर उनको सत्ता में बैठाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने और आज नरेंद्र मोदी भाई भी बने, और यही भागलपुर में सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद समझ रही है कि मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। और बिहार में मैं बता दूं, इस बार चुनाव में एनडीए को 15 सीट भी जीतना मुश्किल होगा और महागठबंधन 25 सीट से ऊपर सीट जीतेगा। जिस भागलपुर सीट को बीजेपी ने जेडीयू को गिफ्ट किया है, उस सीट पर कब किस पार्टी का कब्जा रहा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। भागलपुर सीट पर पिछले 63 साल यानी 1957 से लेकर 2014 तक के चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो कांग्रेस 6 बार, जनता पार्टी 4 बार, बीजेपी 4 बार, सीपीएम 1 बार और आरजेडी ने 1 बार जीत हासिल की है। यहाँ कांग्रेस को 1957, 1962, 1967, 1971, 1980 और 1984 में जीत मिली, तो जनता पार्टी ने 1977, 1989, 1991 और 1996 में इस सीट पर कब्जा किया। भागलपुर सीट पर 1998, 2004, 2006, 2009 में बीजेपी का बोलबाला रहा, तो सीपीएम ने 1999 में और आरजेडी ने 2014 में इस सीट पर जीत का खाता खोला। कुल मिलाकर देखें तो जेडीयू इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि अब की बार जेडीयू को बीजेपी का समर्थन है और यहाँ के वोट बैंक पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी के सहारे जेडीयू की जीत आसान नजर आ रही है, बशर्ते बीजेपी के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ता जोर शोर से जेडीयू प्रत्याशियों को जिताने में जुट जाएं। भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18। गया संसदीय सीट जेडीयू के खाते में जाने के बाद जिले के सियासत में भी हलचल है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों खेमा एकजुटता की बात करते हुए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का दावा जरूर कर रहा है। गया में पहले चरण में मतदान है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन विजय मांझी का दावा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला है, यानी टिकट पक्का है और वो सीएम के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विजय मांझी की मां भगवतिया देवी 1 बार सांसद और 4 बार विधायक रही हैं, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उन पर भी भरोसा जताएगी। पार्टी के नेता भी अपने उम्मीदवार को जिताने में जुटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम पर भरोसा किए हैं और उस पर हम खरा उतरेंगे। एनडीए का कोई घटक चल रहा है, हम लोग उस साइड से। आप लोग दावा था औरंगाबाद हम लोग का शुरू से रहा है, समता पार्टी के टाइम से ही रहा है, हम लोग का सीट रहा है, परंपरागत सीट रहा है। क्या वजह मानते हैं नहीं मिल रही? बंटवारा में गोटी गिर गया, हमारा सीट के पर बीजेपी की सीट पर हमारा गोटी आ गया। इधर परंपरागत सीट सहयोगी को मिलने से बीजेपी खेमे में भी थोड़ी निराशा है, लेकिन पार्टी नेता एनडीए को जिताने की बात कह रहे हैं।
पार्टी नेता भी कार्यकर्ताओं की भावना समझ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही विरोधी खेमे पर सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। तभी तो लड़ाई एक ही बिंदु पर है, बीच में कुछ है नहीं। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मछली की आंख पर हम लोगों की नजर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कुछ फेक आईडी बना करके विरोधी दल के लोग के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। 2014 में भी वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे गए थे और एक बार फिर मोदी के नाम पर ही वोट मांगने की तैयारी है। देखना होगा जनता का मूड भी वही है या नतीजा कुछ और आता है। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गया। 2019 का चुनाव बहुत मायनों में पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक और अनोखा बदलाव देखने को मिल रहा है और वो है सियासी कुर्ते का बदलता रंग। जी हां, सियासतदानों का सफेद कुर्ता अब भगवा हो चला है, खासकर बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से मोदी जैकेट की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई, उसी तरह से बिहार में भगवा रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुर्ते और जैकेट का नया ट्रेंड सेट करने वाले नरेंद्र मोदी कुछ मौकों पर भगवा कुर्ते में क्या दिखे। बिहार में भगवा कुर्ते की डिमांड बढ़ गई है। ये पहली मर्तबा है जब सियासत को सूट करने वाला सफेद रंग का कुर्ता भगवा कुर्ते से रेस में पिछड़ रहा है। खासकर पटना में कपड़े की दुकानों पर ज्यादातर लोग भगवा कुर्ते का कपड़ा ही खरीदने पहुंच रहे हैं। ज्यादातर अभी तक जो है जो बिक्री का है वो भगवा कलर ज्यादा बिक्री है। मोदी जी का रंग में तो अभी भगवा ज्यादा चल रहा है और मन ज्यादा तो व्हाइट चलता है, मगर अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि खाली भगवा कलर खोज रहे हैं लोग। इसका बीजेपी की निशानी है भगवा कलर होली। इस बार कपड़ा दुकानदारों और दर्जियों की भी चांदी है। होली करीब है और लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। लिहाजा जहां पहले 1-2 कुर्ते के कपड़ों की बिक्री होती थी, वहीं अब हर दिन 20 से 30 कुर्तों के ऑर्डर आसानी से मिल जा रहे हैं। अचानक कुर्तों के ऑर्डर बढ़ने से दुकानदार एक दर्जी से बढ़ाकर 3-4 दर्जी रख लिए हैं। चुनावी मौसम नहीं था तो कम बिक्री था, 1000-2000 रुपये बेच पाते थे। अभी जो है कुछ बढ़ गई है, कम से कम जो है 5000-6000 रुपये बेच देते हैं, 10,000 रुपये कभी कभी बिक जाती है। एक चुनाव भी अलग हो गया, एक होली हो गया, दोनों तरफ से हम लोग का समझे फायदा ही फायदा है बिजनेसमैन के लिए। तो बदलते दौर में अगर बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सियासत की सफेदी से किनारा कर भगवा कुर्ते में नजर आने लगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ट्रेंड इसी तरह से बदलता है। पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। इधर समस्तीपुर में जेडीयू विधायक रामबालक सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। समस्तीपुर डीएम कार्यालय परिसर में से जेडीयू विधायक रामबालक सिंह अपनी गाड़ी में पार्टी का झंडा और नेम प्लेट लगाकर पहुंच गया। जब मीडिया के कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हुई तो आनन फानन में झंडे को उतार लिया गया। वहीं इस मामले पर डीएम चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि मीडिया से जानकारी मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी नहीं है। मैं थाने में ट्रेनिंग इंस्पेक्शन करने गया था, आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है। मैं एसडीओ को बोलता हूँ जांच करके प्रतिवेदन। बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में स्टेट रैफ के जवान को गोली मार दी, जिसका इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोड रेज में घटना को अंजाम दिया गया। एसआरएफ के जवान फ्लैग मार्च के बाद बस से बैरक लौट रहे थे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में 2 युवक सड़क पर बाइक लगाकर खड़े थे। साइड मांगने पर युवक भड़क गए। बस ड्राइवर ने किसी तरह बस को आगे निकाल लिया, लेकिन अपराधियों ने बाइक से बस को ओवरटेक किया और बस रुकवा दिया। जवान सुधीर कुमार जैसे ही बस से नीचे उतरे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की बात कह रही है। बस हम लोग फ्लैग मार्च से आ रहे थे, ओवरटेक कर रहा था 2 लड़का, उसको साइड मांगा, नहीं दिए गए, हम दिया उसको, आगे को रोक दिया, आप सीधे हुआ गाली बक रहा था, मेरा जवान उतरा, वह गोली चला दिया। हम लोग आ रहे थे फ्लैग मार्च से, शहर में फ्लैग मार्च किए, उसके बाद लौट रहे थे तो वहाँ पे रोड पे बाइक खड़ा किया था 2 लड़का, उसको हम लोग बोले, वहाँ से गाली देते हुए ओवरटेक करके यहाँ तक आया, यहाँ पे गाड़ी रोक दिया और उसके बाद जैसे मेरा एक जवान यहाँ पे उतरा तो उन्होंने पिस्टल निकाला और
अपाची बाइक पे था और गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है, उसका अवलोकन हम करेंगे और अविलंब हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। रोड रेज का मामला बता रहे थे। अब इसको जो भी संज्ञा दे सकते हैं, तथ्य यह है कि सिपाही लोग अभी लौट रहा था। बड़ी चुनौती अपराधियों ने दी है। होली के मौसम में जिस तरीके से बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर में पुलिस के जवान तैनात हैं और लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, उस बीच में पुलिस वाले को गोली मारने की वारदात निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों को सही मायने में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? जानने के लिए रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में करीब 1.25 लाख किसान हैं। सरकार किसानों को डीजल से लेकर बीज तक के लिए अनुदान देने का दावा करती है, लेकिन खुद सरकार के ही आंकड़ों पर भरोसा करें तो विभिन्न योजनाओं के लिए 20 लाख किसानों ने भी आवेदन नहीं किया है। यहां तक कि हाल में ही शुरू हुए पीएम किसान निधि योजना के लिए भी महज 28,01,387 किसानों ने ही आवेदन किया है। किसानों की माने तो सरकार और प्रशासनिक विफलता के कारण ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जो किसान खेती करने वाला है, जो बुद्धिजीवी नहीं है, ब्लॉक में नहीं जा पाता है, उसका इसका लाभ नहीं मिलता है। और मंत्री जी अपने कान में तेल डालकर राजधानी पटना में, दिल्ली में सोए हुए रहते हैं। प्रखंड स्तर पर एक काम नहीं हो पाता है। हम लोग राजस्व रसीद देते हैं, बैंक के पासबुक देते हैं और उसके बाद आधार कार्ड देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसान का। वो कहाँ चला जाता है को हम लोग को फिर पता नहीं होता है। किसान सलाहकार वगैरह ये तमाम लोग कोई काम करते नहीं हैं और किसानों को बता नहीं पाते हैं, जिसके वजह से किसान आधा तो अनभिज्ञ है, वो जान नहीं पाता है, और जो जान पाता है वो कागज के झमेले में अधूरा करके रह जाता है। वहीं किसानों की इस बड़ी समस्या पर नेताओं और अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। हालांकि कुछ पार्टियां इसे भी सियासी एजेंडा बना रही हैं। क्योंकि अपने अधिकार की जानकारी मिलना और उस दिशा में पहल करना, ये पहल सामाजिक रूप से पहल प्रारंभ नहीं हुआ था, अब उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हुई है। खरीफ के मामले में हम लोगों ने 15,67,000 लोगों को डीजल अनुदान दिया। तो एक बड़ी संख्या किसानों की इससे वंचित है। दूसरी बात, जो राशि है बहुत ही कम है। तीसरी बात कि जो राशि मिलती है उसमें भी विलंब होता है। चौथी बात कि इस राशि से किसानों की मौलिक समस्याएं नहीं हल हो सकती हैं। तो हम लोग तो लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ आई, उसका मुआवजा नहीं मिला, सूखा आया, उसका मुआवजा नहीं मिला, फसल में दाने नहीं आए मकई में, उसका मुआवजा नहीं मिला। तो सरकार को इस सब चीज से कोई चिंता नहीं। किसानों के मुद्दे पर इन दिनों खूब सियासत हो रही है। कोई कर्ज माफी का वादा कर रहा है तो कोई सीधे अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसानों के लिए बनी योजनाओं का ही उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से सहयोगी आदित्य के साथ पटना से कुलभूषण की रिपोर्ट। और अब बात अनिल अंबानी के, जिन पर मंडरा रहा जेल जाने का खतरा पूरी तरह से टल गया है। यह खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था और साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल भेजने की बात कही थी। एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है। कटिहार में निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आई मां पैसे के अभाव में अपने नवजात को छोड़कर चली गई, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पीड़ित मां डॉली सामने आई और निजी नर्सिंग होम पर दबाव बनाकर बच्ची को रखने का आरोप लगाया। वहीं निजी नर्सिंग होम के कर्मियों ने पीड़ित के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल चाइल्ड लाइन की मदद से मासूम को वापस दिलाने की कवायद चल रही है।
मुझे पैसा मांग रहे थे उसको जितना अवैध रूप से कि बच्चा का ऑपरेशन हुआ 800 रुपया यहाँ बताए थे, इतना डिमांड पैसा, तो यहाँ दिए 25,000 दिए। उसके बाद क्या बोला गया? बोला गया कि यहाँ पैसा जुटता है तो लीजिए, बच्चा नहीं जुटता तो बच्चा छोड़ के यहाँ से भाग जाइए आप लोग। पैसा के लिए तो नहीं रोका गया था, बच्चा एक तो बहुत ख़राब कंडीशन में आया ही था, तो हम जितना हो सका जो भी मेडिकल कंडीशन था उसको हमने ट्रीटमेंट किया। लेकिन जब इसको बोला गया जो कुछ सर्जिकल भी इंटरवेंशन है और यहाँ सर्जरी डॉक्टर से दिखाने के बाद जब यहाँ समाधान नहीं होने लगा तो इन्हें रेफ़र करने के लिए हम बोले जो रेफ़र कर दो। पैसा मांग रहे थे और क्या मांग रहे थे? मुझे पैसा मांग रहे थे उसको जितना अवैध रूप से कि बच्चा का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बच्चा को यहाँ किस लिए लाया गया?